नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के विषय में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। इन्हीं में से एक हैं, जैसा कि नाम से दिखाई पड़ रहा है, बैकुंठ शुक्ल। मुजफ्फरपुर ज़िले के जलालपुर गांव में 15 मई सन 1907 को पैदा हुए थे। इनको गया में फांसी दे दी गई थी 14 मई सन 1934, 14 मई 1934 इनको फांसी दे दी गई थी। दरअसल बात कुछ यूँ है कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और फांसी काहे के लिए दी गई थी? असेंबली बमकांड के लिए नहीं दी गई थी। फांसी जो दी गई थी वो दी गई थी सैंडर्स हत्याकांड केस में। उस सैंडर्स हत्याकांड केस का एक मात्र चश्मदीद गवाह कौन था? तो उसका नाम था फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष की गवाही की वजह से ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, जो कि सैंडर्स हत्याकांड में फांसी हुई थी, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की गवाही की वजह से हुई थी। जब फणींद्रनाथ घोष गवाही दे दिया तो आया और बेतिया के मीना बाजार में एक दुकान खोल करके आराम से रहने लगा। लेकिन एचएसआरए ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचएसआरए ने उस गद्दार के लिए 1932 में देश में अन्य क्रांतिकारियों को संदेश देकर पूछा कि यह कलंक ढोगे या धोगे? तो क्रांतिकारियों ने कहा, उसी में से एक क्रांतिकारी संगठन था बिहार में, जो उसी एचएसआरए का टूटा हुआ रूप था। बाद में सशस्त्र क्रांतिकारी पार्टी, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और इसके कई सदस्य थे। योगेंद्रनाथ शुक्ला भी थे इसमें। योगेंद्रनाथ शुक्ला अपने ज़माने के बहुत बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं। तो गोटी निकाली गई वहाँ बैठक में, और गोटी योगेंद्रनाथ शुक्ला और चंद्रमा सिंह के नाम निकली। योगेंद्रनाथ शुक्ला जेल चले गए किसी कारण से। जब वो जेल चले गए तो उनके भतीजे बैकुंठनाथ शुक्ला ने जिम्मेदारी ली। बैकुंठनाथ शुक्ला, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस समय उनकी शादी भी हो चुकी थी। वो वहीं के प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे। अब बैकुंठनाथ शुक्ला ने जिम्मेदारी संभाल लिया, और वो और चंद्रमा सिंह दोनों ने मिल करके 17 नवंबर को 1932 को मीना बाजार में कुल्हाड़ी से, कहीं कहीं पर खोखरी से आता है जी, तो कुल्हाड़ी से काट करके फणींद्रनाथ घोष को, और 20 नवंबर को 1932 को उसका एक साथी था गणेश प्रसाद, उसको भी कुल्हाड़ी से मार करके दिन दहाड़े हत्या कर दिया। ये अंजाम हुआ था फणींद्रनाथ घोष का। 5 जनवरी 1933, 5 जनवरी 1933 को कानपुर से चंद्रमा सिंह को गिरफ्तार किया गया, और 6 जुलाई 1933 को गंडक पुल सोनपुर से बैकुंठनाथ जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बैकुंठनाथ जी कायदे से अपने चाचा योगेंद्रनाथ शुक्ला की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उसकी हत्या किए थे। बैकुंठनाथ शुक्ला पर मुकदमा चलाया गया।
मुजफ्फरपुर में। बाद में हुआ है कि चंद्रमा सिंह को मुक्त कराने के लिए बैकुंठ नाथ शुक्ला ने हत्या की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मजिस्ट्रेट ने चंद्रमा सिंह को बरी कर दिया। कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, कहाँ उसमें उलझेंगे। बैकुंठ नाथ जी को फांसी दी गई। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट पटना में भी चुनौती दिया, लेकिन वहाँ खारिज हो गई उनकी अपील। सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। 14 मई 1934 को गया में, कहाँ, गया की जेल में बैकुंठ नाथ को फांसी दी गई। ये तो रही बात बैकुंठ नाथ शुक्ला जी के बलिदान की। मुजफ्फरपुर से जब गया जा रहे थे तो मोतिहारी में बैकुंठ नाथ से मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जमनालाल बजाज और उनकी पत्नी राधिका देवी भी एक क्रांतिकारी लेडी थी, कोई कमज़ोर नहीं थी। वो बैकुंठ नाथ के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला कर चलती थी। एक बार जेल भी गई थी। हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मुजफ्फरपुर में तिलक मैदान है, वहीं पर झंडा फहराने के लिए गए तो राधिका देवी और बैकुंठ नाथ शुक्ला दोनों ने मिल करके झंडा फहराया। बाद में राधिका देवी भाग गई, लेकिन 1932 में गिरफ्तार कर ली गई थी। ये घटना 1931 की है। बैकुंठ नाथ तो उसी समय पकड़े गए, लेकिन 1932 में राधिका देवी पकड़ी गई। कुछ समय के बाद में दोनों को छोड़ दिया गया था और रिहा होने के बाद में 1934 में ये हो गई। तो जब राधिका देवी पहुंची मिलने के लिए तो नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद ने पूछा, आप क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो बैकुंठ नाथ जी ने इशारा किया कि इनको आप लोगों के भरोसे छोड़ करके जा रहा हूँ, ध्यान रखिए। लेकिन समय का करवट देखिए कि जब तक श्रीकृष्ण सिंह जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मतलब 1961 तक तो सब मामला ठीक ठाक चला, अर्थात उनको सहायता सरकार से मिलती रही राधिका देवी जी को। लेकिन उसके बाद में सब मामला गड़बड़ हो गया और सारी सहायता बंद हो गई। अंत में 1987 में 1987 में ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट को राधिका देवी ने पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, इसलिए हमें रहने के लिए एक अदद आवास दे दिया जाए और हमारे एक रिश्तेदार को कोई छोटी मोटी नौकरी दे दी जाए जिससे कि हम अपना भरण पोषण कर सकें। ज्ञानी जैल सिंह ने लेटर लिखा और बिहार सरकार ने उनके लिए एक कमरे का मकान भी दिया और उनके रिश्तेदार को चपरासी की नौकरी दी। जब वो लेटर लेकर के मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में पहुंची तो क्लर्क ने आवास के लिए 3000 रुपये, उस जमाने में 87 में घूस मांगी और नौकरी के लिए 5000 रुपये की घूस मांगी। 1987 की बात हो रही है। अब किसी तरह से बेचारी गरीबी में जी रही थी, 3000 रुपये क्या दे पाती, भला 5000 रुपये घूस दे करके अपने रिश्तेदार को चपरासी की नौकरी लगवा दिया और उसी के सहारे रहने लगी। आवास कभी नहीं मिल पाया, अंत में मर गई बेचारी। तो ये भ्रष्टाचार, मतलब आश्चर्य है कि भ्रष्टाचारियों ने इस देश में क्रांतिकारियों के परिवार को भी नहीं बख्शा और ये भ्रष्टाचारी बड़े आराम से हंसते हैं, समाज में प्रश्रय भी पाते हैं, समाज इनको सम्मानित भी करता है। कब तक करेगा ये तो भगवान जाने। लेकिन अगर हम लोगों ने इनके लिए कोई कदम नहीं उठाए तो ये देश को तो खा ही रहे हैं, खा डालेंगे, गुलाम बना डालेंगे, फिर उसी स्थिति में ले आएंगे। तो ये रही पूरी कहानी बैकुंठ नाथ शुक्ल जी की। काफ़ी किताबें भी उन पर लिखी गई। विभूति दास गुप्ता की एक कालजयी पुस्तक है, सेई महावर्षार गंगा जल सरफरोशी की तमन्ना, इसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया सरफरोशी की तमन्ना के नाम से। अब ये किताब तो देख ही रहे हो जिस पर भी, तो बहुत सारी किताबें भी लिखी गई इनके ऊपर, अनेक कहानियाँ लिखी गई, पेपरों में लिखी गई। तो ये है
हमारे गुमनाम फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी। अगर आपको ये पसंद आए कहानी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।